फूला हुआ मुंह देखा तो हंसी दबाई। ये इसके लिए जरूरी था, वरना वो कभी भी इंजेक्शन ना लगवाती। हमदान जैसे ही अस्पताल पहुंचा तो ईमान का फोन आया। वो उससे बात करना चाहता। ठीक है, मैं घर आता हूँ, फिर मिलते हैं। हमदान ने कहकर फोन बंद किया और ऋषि की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो बुरे बुरे मुंह बना के उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। दानी भाई, इंजेक्शन नहीं ना, प्लीज। फिर वादा, आपको तंग नहीं करूंगी। ऋषि ने मासूम सी शक्ल बनाकर हमदान को मनाने की कोशिश की, मगर उसने एक ना सुनी और डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर, मुझे इंजेक्शन मत लगाना, वरना अच्छा नहीं होगा। चुप। चेकअप के बाद डॉक्टर को इंजेक्शन भरता देख के इसी उंगली वॉर्न कर उठाए वॉर्न करती बोली। हमदान ने आंखों के इशारे से उससे खामोश रहने का कहा, जो वैसे ही इग्नोर कर रही थी जैसे पहले हमदान कर रहा था। बदतमीज डॉक्टर, अल्लाह करे गंजे हो जाओ मोटे भूत। इसी जैसे ही हमदान की तरफ मुतवज्जो हुई, डॉक्टर ने बाजू पे इंजेक्शन लगा दिया। इसी चीख के बोली, मगर इससे भी जब दर्द कम ना हुआ तो टेबल पे पड़ा पानी का गिलास डॉक्टर के मुंह पे फेंका। हमदान मुंह खोले उसे देख रहा था, मगर इसकी हरकत पे झटका खा के खड़ा हुआ। डॉक्टर आंखें बंद किए समझने की कोशिश कर रहा था, जब हमदान ने टेबल पे पैसे रखे और इसी का हाथ पकड़े अस्तर से बाहर निकला। पकड़ो इस लड़की को। बाहर निकलती ही डॉक्टर की कड़क आवाज आई तो हमदान ने मुड़कर दो मोटे मोटे गार्ड्स को अपनी तरफ आते देखा, तो इसी का हाथ पकड़े ही बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। ये बिन्ते हवा का नावल है। इसमें वही हीरो आगे से लड़ता जो फाइटर होता, मगर हमदान बेचारा हमारा मासूम प्लस शरीफ प्लस आम सा हीरो है, सो उसे भागने में ही अफियत जानी। आखिर को एक्सपर्ट था भागने में। इसी तुमने कसम खा रखी है मुझे भगाने की। गाड़ी में बैठते ही इमदान ने गाड़ी स्टार्ट करके रोड पे लाते कहा, तो इसी मुंह मोड़ गई, जिसका मतलब था कि नहीं सुननी बात, बस वादा पूरा करो। इमदान भी इसका सुर्ख चेहरा देख के मुस्कुराहट दबाता ड्राइविंग करता रहा। सबसे पहले उसका इरादा आइसक्रीम लेने का था। रुको मुन्नो, मुझे तुमसे बात करनी है। हनान हनान मिनाल से बात करने घर आया तो उसे मालूम हुआ वो छत पे है। जब वहां गया तो वो छत पे टहल रही थी। इसको देखते ही जाने लगी तो हनान ने रास्ता रोक कर कहा, देखो मुन्नो, हाँ वो खत मैंने नहीं लिखा। मिनाल को रोक के हनान को समझ ना आया कैसे बात करे, इसीलिए फौरन बोला तो मिनाल इसकी तरफ देखने लगी। दिल को थोड़ा दर्द हुआ था। दरअसल वो खत इसी मिशी ने लिखा था। तुम जानती हो इसी राइटिंग कॉपी करना जानती है, तो इसने मेरी तरफ से लिखा। ये एक प्रैंक था उन दोनों का, और अब तो मैं इसलिए नहीं बता रही कि तुम नाराज हो जाओगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हनान इधर उधर देखकर जो मुंह में आया बोलता गया, वो ये सोचे बगैर के मुन्नो दुख से उसे देख रही थी। इसके पीछे आया ईमान भी दरवाजे में खड़ा इसकी बात सुनकर गुस्से से उसे घूर रहा था। मिनाल ने एक नजर हनान को देखा जो सर झुकाए खड़ा था, फिर तेजी से नीचे भागी। दरवाजे में ईमान को खड़ा देख जो दुख से उससे देख रहा था, मन्नू ने आंसू रोकना मुहाल हो गया तो फौरन नीचे भागी। उसके जाती हनान ने एक नजर मुड़कर उसे देखा, मगर ईमान को खड़ा देखकर निचला लब झुकाने लगा, तो ईमान ने उसे थम डाउन करके लूजर का इशारा दिया और नीचे चला गया। हनान ने मुंह खोले ईमान का इशारा देखा और नजर फेर कर साथ वाले घर को देखा जिसपे एक बच्चा खड़ा था। उसने भी ईमान को देखा देखी हनान को थम डाउन का इशारा किया। तो हिनान के हैरत से देखा, फिर एक बार आंखें रगड़ के देखा तो वो बच्चा भी ईमान के स्टाइल में मुड़ा और नीचे चला गया। इसके बाद हनान ने नजरें घुमाकर इधर उधर परिंदों और दरख्तों को देखा तो उसे ऐसा लगा हर चीज उसे लूजर कह रही है। तंग आकर वो भी नीचे आ गया और कमरे में बंद हो गया। अरे हमदान, आप यहाँ? सारा आइसक्रीम पार्लर से बाहर निकली तो सामने हमदान को देखकर हैरान हुई और खुशी से बोली, मैं भी हूँ इनके साथ। सारा आप ही? इसी हमदान के पीछे से निकली और दांत दिखाती बोली, तो इस बार सारा को जहर लगी। एक तो हमदान के साथ और दूसरा इसको आप ही बोला। हाँ, हम लोग यहाँ आइसक्रीम लेने आए थे। सारा दिल में जलती कड़कती बाजर मुस्कुरा कर इसी से मिली तो इमदान ने उसे अपने आने की वजह बताई। फिर मुरवता इसको लिफ्ट ऑफर की, जिसे सारा ने फौरन कबूल किया तो इसी बुरे बुरे मुंह बनाने लगी, जिसे देख के इमदान ने हंसी दबाई। अरे सारा आपी, ये मेरी जगह है। सारा ने गाड़ी के पास आती जैसी फ्रंट डोर ओपन किया, इसी भाग के सामने आई, मुस्कुरा कर एक एक लफ्ज चबाकर बोली, तो सारा ने उसको गुस्से से घूरा और पीछे बैठ गई। हमदान ने हंसी रोकने के लिए निचला होंठ दांतों में दबाया और सन ग्लासेस लगा के ड्राइविंग सीट संभाली। सारा रास्ता खामोशी से कटा।
سارا کے گھر کے پاس آتے ہی وہ گاڑی سے نکلی اور ہمدان کو اندر آنے کا کہا، مگر اس نے لیٹ ہونے کا بہانہ کیا اور گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ تم نے سارا کو آگے کیوں نہیں بیٹھنے دیا جبکہ جانتی ہو وہ میری شاید ہونے والی بیوی ہو؟ ہمدان نے جان بوجھ کے ایشی کو چھیڑا، چاہے تو وہ ہونے والی بیوی ہو یا کبھی نہ ہونے والی۔ مسٹر ہمدان یاور شاہ، یہ جگہ میری ہے اور یہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، آپ بھی نہیں، اور آپ کی وہ ہوتی سوتی سارا شارا بھی نہیں۔ ہمدان کی بات سن کر ایشی نے گھور کے ہمدان کو دیکھا اور ایک انگلی اٹھا کے ہمدان کے منہ کے پاس لے جا کر وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ کچھ پل تو ہمدان بھی اس کا یہ انداز دیکھ کر حیران ہوا، مگر بھانسے اور ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے چپ ہو گیا، جبکہ ایشی کا ایسے حق جتانا اسے اچھا لگا تھا۔ بے شک یہ اور ویسے تھا۔ گھر کے پاس آتی ایشی نے آئس کریم کا ڈبہ اٹھایا اور ٹھا کے کر کے گاڑی کا دروازہ بند کرتی اندر چلی گئی تو ہمدان کھل کے مسکرایا، مگر ایمان کا یاد آتی وہ گاڑی سے نکلا اور ایمان کو کال کرنے لگا تاکہ وہ پوچھ سکے کیا بات کرنی تھی اسے۔ آج تو بہت ہی مزہ آیا میم کے ساتھ جو کیا، واہ واہ واہ۔ نازلی اور مشی چھٹی کے ٹائم دونوں باہر نکلی تو نازلی ہاتھ ہوا میں بلند کرتی مزے سے بولی تو مشی بھی ہنسنے لگی، اے اس چقندر کو کس نے بھیجا؟ مشی نے ہنستے ہوئے جیسے ہی منہ موڑا سامنے زرار کو بائک لیے کھڑا دیکھ کے برے برے منہ بناتے ہوئے بولی تو اپنی اسکوٹی کے پاس جاتی نازلی نے رک کر اسے دیکھا، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں سامنے دیکھا جہاں ایک لڑکا سن گلاسز لگائے پینٹ شرٹ میں رف بال لیے کھڑا تھا۔ دیکھنے میں صحیح تھا مگر مشی اسے چقندر کیوں بول رہی تھی؟ مشی نے نازلی کو الجھن کا اشارہ دکھا تو بتایا کہ یہ میرا کزن ہے۔ نازلی نے او کہتے سر ہلایا، تبھی زرار نے مشی کو دیکھ کر ہاتھ سے آنے کا اشارہ کیا تو مشی نازلی کو اللہ حافظ کہتی زرار کے پاس آئی۔ یہ لڑکی کون تھی؟ بائک اسٹارٹ کرتے زرار نے پوچھا تو مشی نے گھور کر اسے دیکھا، خبردار جو اب اس پہ بھی لائن ماری تو اپنی ان چچوری حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ عارف چچو سے کہہ کر بیلٹ سے پٹوائی کرواؤں گی۔ مشی انگلی سے وارن کرتی بولی تو زرار حیران ہوا کہ کون سی چچوری حرکت؟ توبہ، پوچھنا بھی گناہ ہے؟ زرار چڑھ کر بولا تو مشی نے زور سے ہاں بولا، پھر بائک پہ بیٹھ کے ہینڈل کو پکڑا تو زرار بائک روڈ پہ لایا۔ زرار کے بچے آہستہ چلاؤ بائک، قسم کھاتی ہوں میں گری نہ تو تمہیں بھی ساتھ ہی گراؤں گی۔ زرار نے جیسی ہی بائک تھوڑی تیز کی تو مشی اس کے بال پکڑتی بولی جسے اس نے بڑی مشکل سے چھڑایا، او واہ وہ کیا شے تھا، ہاں یاد آ گیا، ہم تو ڈوبے صنم ساتھ تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ زرار ہنسی روک کے بولا، شکل دیکھی ہے ٹوٹے ڈونگے کے اوپر والے حصے، صنم تم جیسا نہیں ہوتا۔ مشی چڑھ کر بولی، ہاں جتنی تم ہو تمہارا صنم تو چین سے آرڈر پہ بنوانا پڑے گا، 2 فٹ کی مینڈک۔ سامنے بھی زرار تھا، اینٹ کا جواب دینا پتھر سے جانتا تھا، چپ کر کے بائک چلاتے ہو یا توڑوں کک؟ زرار کی بات سن کر مشی کو آگ ہی لگ گئی اور پیر کک پہ رکھ کے بولی تو زرار نے اپنے جوگس کی نوک سے اس کا پیر کک سے ہٹایا اور چپ کر کے بائک چلانے لگا۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ ہمدان نے ایمان کو کال کی تو اس نے بتایا کہ لان میں ہی ہے۔ ہمدان اس کے پاس آتا بولا، بھائی کہیں اور جا کر بات کریں؟ ایمان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو ہمدان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر ساتھ والے گارڈن میں آ گیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ سیمنٹ کے بنے بینچ پہ بیٹھے ہمدان نے پوچھا تو ایمان نے دماغ میں چھڑی جنگ کو ایک سائڈ دھکیلا اور گہرا سانس لے کر ہمدان کو حنان کے بارے میں شارٹلی سب بتا دیا۔ ہمدان منہ پہ ہاتھ کی مٹھی بنا کے رکھے اس کے بعد سنتا رہا اور جب وہ خاموش ہوا تو ہمدان نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا، تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر حنان کو عقل آنا بہت ضروری ہے۔ ہمدان کھڑا ہوتا بولا، پھر ایمان کا کندھا تھپتھپایا تو اس نے سر ہلایا۔ ہمدان کے جاتے ہی ایمان سامنے گھنے درختوں کو دیکھنے لگا، اسے اپنا آپ ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ شاہ ہاؤس، ہم سب بڑوں نے ایک فیصلہ کیا ہے جو آپ سب کو بتانا ہے۔ شام چائے کے لیے ریا نے سب گھر والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب آ گئے تو احراز صاحب نے کہا، رکے نانا جی۔ ایشی سیڑھیوں سے چیخ کر بولی تو سب نے اسے دیکھا، کیا ہوا بچے؟ ایشی تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی تو احرام صاحب نے پوچھا، وہ وہاں آپ کی آواز نہیں آنی تھی نا؟ ایشی معصومیت سے بولی تو سب نے سر پکڑا۔ اب سب آ گئے ہیں نانا جی، اب بتائیں۔ ایشی کے بیٹھتے ہی ایمان نے پوچھا، گھر میں منال کا رشتہ آیا تھا اور سب نے غور کیا تو ہمیں مناسب لگا، اور منال بچے کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہم نے ہاں کر دی۔ سنڈے کو منال کی منگنی ہے، آپ میں سے جس نے جو کرنا ہے، دوستوں کو بلانا یا کوئی اور پلان ہے تو
تو آزاد ہے، کر سکتے ہیں، فنکشن گھر میں ہی ہے، مجھے کوئی بدمزگی نہیں چاہیے۔ ارحان صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا تو ذرا نے آنکھیں پھاڑے عشی مشی کو دیکھا، جبکہ ان کی حالت بھی مختلف نہ تھی۔ وہ دونوں ایمان کو گھور رہی تھی جو دکھ کے ہمدان کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ہمدان ایسے ریلیکس تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ منال کی آنکھیں پانی بھری تھیں، جیسے دیکھ کے ہمدان نے سر جھکا لیا۔ سب سے پہلے منال اٹھ کے کمرے میں گئی، اس کے پیچھے ہی زرار بھی عشی مشی کو گھورتا منال کے کمرے میں چلا گیا۔ بڑے سے فنکشن کا ڈسکس کرنے لگے تو ہنان اٹھ کر گھر سے نکل گیا، جبکہ عشی مشی خطرناک تیور لیے ابھی بھی ایمان کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہمدان فون سنتا باہر نکلا تو ایمان بھی فوراً اس کے پیچھے باہر گیا۔ آپ نے تو کہا تھا سب ٹھیک کر دیں گے، پھر یہ کیا ہے؟ ہمدان جیسی فون سن کر واپس مڑا تو ایمان اس کا راستہ روک کے بولا۔ ہمدان نے سکون سے بازو سینے پہ باندھے۔ میں نے کل تمہاری بات سنی اور اس پہ بہت سوچا، جو حنان نے کیا، یعنی خود منو کو انکار۔ اس کے بعد میں حنان کو منو کے قابل نہیں سمجھتا، کیونکہ منو میری بہن ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اپنی بہن کو کسی ایسے سے بہاؤں جو اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ ہمدان سکون سے بولا تو ایمان نے بے بسی سے لب کاٹے۔ ہمدان کی بات بھی ٹھیک تھی، مگر دوسری طرف اس کا دوست بھائی تھا، وہ ہمدان جتنا سخت دل نہیں بن سکتا تھا۔ ایمان کے پیچھے آتی عشی مشی نے بھی ہمدان کی بات سن لی تھی اور روتی صورت بنا کے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بھائی وہ بہت محبت کرتا ہے منو سے۔ ایمان نے اپنی طرف سے ایک اور کوشش کی، مگر ہمدان کی سنجیدہ نظریں دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ محبت، اس کو محبت نہیں کہتے، اور اگر محبت کرتا تو سٹینڈ لیتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ گھر بات کرتا تو اس کی بات نہ مانی جاتی؟ جبکہ اچھے سے جانتے ہو ہماری پیرنٹس فرینڈلی ہیں، وہ تھا ہی بزدل اور یہی اس کی سزا ہے۔ خیر ابھی منگنی میں پورے 5 دن ہیں، باقی کام میں دیکھ لوں گا۔ خواتین کو کچھ شاپنگ کرنی ہوگی، وہ تم کرا دینا۔ ہمدان سکون سے کہتا چلا گیا تو ایمان نے انگلیاں بالوں میں پھنسائی۔ آپ نے تو کہا تھا آپ سب دیکھ لیں گے، بجائے خود کچھ کرنے کے دانی بھائی کو بتا دیا۔ ان کا تو کام بن گیا ہے سب کو رلانا، میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں، یہ منگنی کسی صورت نہیں ہونے دوں گی۔ عشی ایمان کے سامنے جاتے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کے بولی تو ایمان نے حیرت سے بہن کو دیکھا۔ اس نے تو ایسے کبھی بات نہیں کی تھی، مگر آج منو اور حنان کے لیے وہ بھائی سے لڑ رہی تھی، اور کل انجیکشن والی بات پہ ہمدان سے بھی اچھی خاصی ناراض تھی۔ تم کچھ نہیں کرو گی عشی، خدا کا واسطہ، یہ ان دونوں کا اپنا فیصلہ ہے، یہ ایسی ہی ہونا ہے تو دور رہو اس سے۔ ایمان نے اسے حنان والی بات بتائی، پھر ہاتھ جوڑ کر کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے سے روکا تو عشی نے دکھ سے اسے دیکھا اور پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی۔ اس کے پیچھے مشی بھی پاؤں پٹک کر ایمان کو دیکھتی اندر چلی گئی تو ایمان نے حیرت سے دونوں نمونوں کو دیکھا جو ایک دوسرے کو کاپی کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ آپی منو کمرے میں آئی اور دروازہ بند کرتی بیڈ کے کونے پہ بیٹھ کے رونے لگی اور ہاتھ منہ پہ دبا کے رکھی سسکیوں کو روکا۔ تبھی ایک دم سے دروازہ کھولتا زرار اندر آیا اور منو کو دیکھ کے بولا تو اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور مسکرا کر زرار کو دیکھا جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ منو کچھ بولتی پاس آتی زرار نے منو کو گلے لگایا۔ ان دونوں بہن بھائی میں ایسا رشتہ نہ تھا، مگر آج زرار نے اچانک اسے گلے لگایا تو وہ خود کو روک نہ سکی اور بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بس بہت ہوا، میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہونے دوں گا جس سے میری بہن کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں ابھی جا کے دادا جی سے بات کرتا ہوں، یہ منگنی نہیں ہوگی، آپ کی شادی وہاں ہی ہوگی جہاں آپ کا دل چاہے گا۔ زرار منال کے آنسو صاف کیے، اس کی آنکھوں میں سرخ ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ اپنے آپ کو رونے سے روکتا وہ منال کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیے بولا، نہیں زری، میں خوش ہوں، ماما نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے، بس تم سب سے دور جانے کا سوچ کے میرا دل بھر آیا۔ منال نے جلدی سے زرار کو روکا اور آنکھیں صاف کرتی مسکرا کر بولی تو زرار نے دکھ سے بہن کو دیکھا۔ وہ کچھ نہیں بولا کہ سب جانتا ہے، کیونکہ وہ بہن کا بھرم نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ دروازے سے سر اندر کیے عشی مشی نے بھی اپنے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے دروازہ بند کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کھانے پہ سب موجود تھے، بڑے سب تو نارمل تھے مگر بچے سارے بے چین تھے۔ منو کو زرار زبردستی کھانے پہ لے آیا تھا، اس کو دیکھ کے حنان نے سر جھکا لیا تھا جیسے ہمدان اور ایمان دونوں نے محسوس کیا تھا، جبکہ عشی مشی کو حنان پہ بہت غصہ تھا۔ ارے حنان بھائی وہ دیچکی پکڑائیں ذرا،
मिनाल के बैठती ईशी हिनान को देखकर बोली, जो आखिरी कुर्सी पे बैठा था और पिछले टेबल पे डेजकी पड़ी थी जिसमें हुमा ने सालन बनाया था। क्यों? सब ने हैरान होकर ईशी को देखा। हिनान ने भी हैरत से पूछा, अरे क्या आपने दिन को नाना जी की बात नहीं सुनी? संडे को आपकी बहन की मंगनी है और आज मन्नू आप ही डेजकी चाटेंगी ताकि संडे को बारिश हो, मौसम अच्छा रहे, वरना इतनी गर्मी में कहाँ खास एंजॉय होगा। ईशी काफी जता कर मुस्कुराते हुए बोली, जबकि इसके भाई कहने पे मनाल ने हनान को देखा जो बुत बना बैठा था और हमदान हनान की शक्ल देखकर हंसी रोक रहा था। हनान तो ख्यालों की दुनिया में खो गया जहाँ दो छोटे छोटे बच्चे से मामू मामू कहते इसके साथ चिमट रहे थे और मिनाल और जंबील साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे कि इनसे मिलो हनान, ये तुम्हारे भांजी हैं। अरे दे भी अब, ईशी ऊंचा सा बोली तो हनान ख्यालों से बाहर निकला और गला तर करते हुए बड़ा सा मुंह बना के डेजकी ईशी को पकड़ाई, जबकि बाकी सब सर पकड़े बैठे थे कि अब कौन सा नया कीड़ा ईशी के दिमाग में घुस गया है। बस करो ईशी, ये सब फसुदा है, आराम से खाना खाओ और मुन्नों को भी खाने दो। ऋषि ईशी को डांट के बोली तो मगर ईशी अनसुनी करके मुन्नों की प्लेट साइड पे करती डेजकी रख के आंखों के इशारे से बोली कि खाओ, बस बहुत हो गया ईशी। मुन्नो बेबसी से सबको देख रही थी जब ऋषि गुस्से से बोली और डेजकी मुन्नो के मुंह के आगे से उठाई। ईशी ने कुछ बोलना चाहा मगर ईशी ने हाथ उठा के रोक दिया और डेजकी किचन में रख आई तो मुन्नू ने सुकून का सांस लिया और बाकी सब ने खाना शुरू किया, जबकि ईशी बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। आज जुम्मरात है तो मैं सोच रही हूँ आज ही मुन्नों को ले जाते हैं और शॉपिंग कराते हैं। कल जुम्मा है और जुम्मे के दिन बाहर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर हफ्ते को मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, दावत भी देनी होगी तो टाइम नहीं मिलेगा। नाश्ते के वक्त ऋषि ने कहा तो सबने इत्तेफाक किया और ईशी को भी इसीलिए कॉलेज से रोक लिया गया। अब ईमान और हिंदान ने इनको शॉपिंग पे लेके जाना था। ज़रार और आरिफ घर पेंट करा रहे थे और खाने वगैरह का इंतज़ाम शाह और आज़िम के ज़िम्मे थे, जबकि डेकोरेशन सारी हिंदान ने करवानी थी। इसी सिलसिले में वो बाहर गया था। एहराम साहब मेहमानों की लिस्ट बना रहे थे। अहम ईशी इधर आओ यार, ये शर्ट प्रेस कर दो, मामा को बोला भी था दूसरी कर दें। उन्होंने नाश्ते के बाद सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए तो हमदान शर्ट उठाए नीचे आया और इधर उधर जरी को ढूंढने लगा मगर वो कहीं नजर ना आई। कुछ देर बाद उसे किचन से बाहर आती ईशी दिखी तो वो शर्ट लिए इसके पास आया और शर्ट दिखाते बेजार सा बोला, खुश हो गए, अब आप मिल गए सुकून, दो मासूम लोगों के दिल तोड़ के अब जश्न मनाएं। बहुत खुशी होती है ना दूसरों को रुला के, अल्लाह करे वो मिसनी सारा आपको भी ना मिले, फिर पता चलेगा ये दुख है। और ये शर्ट जाके उस मेकअप की फैक्ट्री को कहीं प्रेस कर देगी। ईशी तो कल से हमदान पे शदीद गुस्सा थी और जैसे ही मौका मिला फट पड़ी है, जबकि हमदान मुंह खोले इसको देख रहा था जो एक हाथ कमर पर रख के दूसरे इसके सामने नचा नचा कर बोल रही थी और आखिर में जाते हुए मुड़ी और हमदान के हाथ से शर्ट लेके एक नज़र देखी, फिर इसके हाथ में पटकते हुए वहाँ से चली गई और हमदान अभी भी मुंह खोले इसको जाता देखता रहा। फिर जब वो कमरे में जाके बंद हो गई तो सर नफ़ी में हिलाता मुस्कुराता हुआ दोबारा जरी को ढूंढने लगा। नाना जी हमने अपनी फ्रेंड को भी बुलाना है, आप इसका नाम भी लिखें और हमारे साथ दावत देने जाएंगे। एहराम साहब लिस्ट बना रहे थे जब मिशी आके पास बैठी और लिस्ट देखती बोली, ठीक है आप चली जाना बच्चे। एहराम साहब मुस्कुरा कर बोले तो मिशी भी खुश हो गए। फिर किसके साथ जाओगी? खुशी में अचानक मिशी को याद आया और वो मुंह बनाकर बोली, कहाँ जाना है भाई? आजिब कमरे में आता बोला तो मिशी उसे देख के मुस्कुराने लगी। बड़े पापा हमारी कॉलेज फ्रेंड है नाजली, उसको भी बुलाना है मगर दावत देने किसके साथ जाऊं? मिशी ने अपनी परेशानी बताई। तो इसमें क्या है, तुम्हारी ताई जाएंगी दावत देने अपनी कुछ फ्रेंड्स को, तो तुम भी साथ चली जाना, हमदान गाड़ी में ले जाएगा, तुम लोगों को भी दावत दे आना। आजिब ने हल बताया तो मिशी खुशी से सर हिलाने लगी, मैं भी जाऊंगी। ईशी कमरे में आती बोली और एहराम साहब के साथ बैठ गई। एहराम साहब ने मुस्कुराकर अपने दाएं बाएं जानिब बैठी अपनी लाडली बेटी की बच्चियों को देखा और दोनों को प्यार किया तो दोनों बच्चों की तरह मुस्कुराने लगी। इस वक्त दोनों की बिल्कुल मासूम बच्चियां लग रही थीं।
शॉपिंग पे भी इशी ने हमदान से बात नहीं की और मलाल ने भी बेदिली से शॉपिंग की, जबकि बाकी सब ने खूब दिल लगा के हर चीज़ खरीदी और रात के वक्त थक हार के वापस आए। अगले दिन जुम्मा था और घर में सब मसरूफ़ थे। रुके जंबील भाई, मुझे आपसे बात करनी है। जंबील हमदान से मिलने इसके घर आया तो इशी ने उसे अकेले देख के आवाज़ दी और उसे लेकर गार्डन में आ गई। क्या बात करनी थी? गार्डन में आते ही सीमेंट के बने बेंच पे बैठते जंबील ने पूछा, जबकि इशी इधर उधर देख के कंफर्म कर रही थी कि कोई देख तो नहीं रहा। आपको बताना था, आपके साथ धोखा हो रहा है। इशी कुछ सोच के जल्दी से बोली तो जंबील ने आंखें छोटी करके गौर से उसे देखा। कौन सा धोखा? जंबील ने पूछा तो इशी ने खुद को तैयार किया। मनाल आप ही नॉर्मल नहीं है, मैं वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकती। कभी वो खामोश हो जाती हैं, कभी नॉर्मल नहीं रहती, यहाँ तक कि बीमार भी हो जाती हैं। और आपका तो बिजनेस है, आपको तो लोगों से मिलना होता है, फैमिली पार्टीज होती हैं, ऐसे में आपको मसला होगा। इसी ने ऐसे एतमाद से झूठ बोला कि जंबील तो क्या शैतान भी हैरान रह गया। जंबील सदमे से उसे देख रहा था और इशी दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अब जंबील पक्का शादी से इनकार कर देगा। इशी तुम यहाँ खड़ी हो, आधे घंटे से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, जल्दी चलो, तैयार नहीं होना क्या? जुम्मे की नमाज के बाद नाजली के घर दावत देने जाना है। मिशी वहाँ आती बोली तो इशी जंबील को बाय कहती मिशी के साथ अंदर चली गई, जबकि जंबील अभी तक इशी की बातों पे हैरान सा खड़ा था। तुम रो रहे हो? मिशी जरार को खाने के लिए बुलाने आई तो वो टेरेस पे खड़ा था। जब मिशी को लगा कि वो रो रहा है तो सामने आती वो हैरानी से बोली। जरार ने फौरन अपनी आंखें साफ की। नहीं तो पागल, मैं क्यों रोने लगा? जरार ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है मनु आपी के जाने का सोच के तुम सैड हो। मिशी रिंग पे हाथ रख के बोली तो जरार ने बस दूर उसे देखा। शुक्र है मिशी तुम बबल चबाते हुए नहीं अटकती, वरना मुझे लगा था तुम ये बात भी ऐसे ही करोगी। अहम मुझे पता है मनु आपी के जाने का शॉट के टीम शीट हो, तुम शीट हो। मिशी को इसकी बात से हटाने के लिए जरार ने खंगार के गला साफ करते इसकी नकल उतारी और हंसी दबाई, क्योंकि मिशी बबल चबा रही थी। तुम हो ही बदतमीज डफर लोफर, बहुत मज़ा आएगा अगर गिरो यहाँ से, तुम्हारे दिमाग के ढीले पुर्जे सही हो जाएंगे इसी बहाने। मिशी जरार को देखकर बोली तो उसने दिल में ही शुक्र अदा किया कि वो अपनी बात से हट गई है, वरना उसने जान नहीं छोड़नी थी। हाँ, गिरते हुए तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा ताकि तुम्हारी ये हल्की सिटपिनी टाइट हो जाए। जरार ने निचला लब दांतों में दबाया, मुस्कुराहट दबाते कहा तो मिशी ने गुस्से से उसे मक्का मारा। तुम्हें पता है तुम हो ही एक नंबर के फजूल इंसान, जड़ाड़ के बच्चे, जा मड़ो मेरे को नहीं पता। गुस्से में मिशी की जबान फिसक गई तो जरार ने जोरदार कहका लगाया। इसके हंसने पर मिशी गुस्से से उसका मुक्का मारती वहां से चली गई, जबकि जरार देर तक हंसता रहा। अब इसका मूड फ्रेश हो चुका था, पहली वाली उदासी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। चले आनी, हम तैयार हो गए हैं। जुम्मे की नमाज के बाद जरी तैयार होकर हाल में आई, तभी मिशी वहां आई और इशी दुपट्टा सेट करते बोली। जरी ने मुस्कुराकर उसे देखा और इन दोनों के साथ बाहर आई, जहां हमदान गाड़ी के पास खड़ा इनका वेट कर रहा था। तुमने तो कहा था कि फ्रंट सीट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। गाड़ी के पास आते ही इशी ने फ्रंट डोर ओपन करके जरी को बैठने का कहा। जब वो बैठ गई तो इशी घूम के दूसरी साइड आई और जैसे ही बैठने लगी हमदान ने इसके पास झुकते उससे याद दिलाया। मिशी भी गाड़ी में बैठ चुकी थी। हाँ कहा था, मगर फिर मैंने सोचा कि फ्रंट सीट में सिर्फ अपने हीरो के साथ बैठूंगी, बस हर एक के साथ नहीं। इशी ने आंखें घुमाकर नाराजगी का एहसास दिलाते हुए कहा। हमदान ने मुस्कुराहट दबाई और समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। इशी के बैठते ही हमदान ने दरवाज़ा बंद किया तो इशी ने उसे घूरा और दरवाज़ा खोल के खुद बंद किया। हमदान ने हंसते हुए सर नफ़ी में हिलाया कि इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट करके घर से बाहर निकाली। इनका प्लान पहले शिजा के घर जाने का था, उसे इनवाइट करके नाजली के घर जाना था। शिजा के घर जरी ही गई थी, इशी मिशी गाड़ी में ही रही। हमदान इशी से बात करने की कोशिश करता मगर वो इग्नोर कर रही थी। उसे सख्त गुस्सा था हमदान पे, क्योंकि इसकी वजह से हनान और मिनाल दोनों सैड थे। अब इस तरह बैठने से क्या होगा? जब मौका था तब तो भीगी बिल्ली बन गए थे। ईमान काम करके थक हार के जब छत पे आया तो हनान यहाँ खड़ा डूबते सूरज को देख रहा था। जब से हनान ने मिनाल को खत वाली सच्चाई बताई थी, इसके बाद से ईमान आज हनान से बात कर रहा था। यार मान, तू तो मेरे जख्मों पे नमक ना छिड़क,
आगे तेरी बहन कम है क्या जो आते जाते मुझे एहसास दिलाती है कि मुन्नो बहन है मेरी। अब तू मेरा दिमाग भी इसको बहन समझने लगा है। हनान मुंह बनाकर बोला तो इसकी शक्ल देख के ईमान को दुख हुआ, मगर इसका लहजा देख के हंसी आई। हाँ तो अच्छा है ना, जितनी जल्दी कबूल कर लो ताकि कल को अपने भांजे भांजियों के अचानक मामू कहने पे दौरा न पड़े तुम्हें। ईमान ने हंसी छुपा के संजीदगी से कहा तो हनान ने रोती सूरत बनाकर उसे देखा। हाँ हाँ हाँ, मजाक कर रहा हूँ यार, मूड सही कर लो, जो जो होता है बेहतरी के लिए होता है। ईमान ने इसका कंधा थपथपाते हुए कहा तो हनान ने सर हिला के दोबारा डूबते सूरज को देखा। अब जहाँ सूरज की जगह सुर्खी फैल गई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं इशाल शाह हूँ, नाजली की दोस्त। उसने आपको बताया होगा हमारा। नाजली के घर आती ही ईशी ने बैल दी तो एक खूबसूरत सी औरत दरवाज़ा खोलने आई। ईशी ने अपना तारुफ करवाया जबकि जरी, मिशी और हमदान अभी पीछे थे। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मुझे बताया है नाजली ने। आओ आप अंदर, अकेली आई हो क्या? सलाम का जवाब देती उन्होंने मुस्कुराकर उसे वेलकम किया, फिर इससे पूछा। तभी जरी, मिशी और हमदान भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम बरीरा, तुम यहाँ कब वापस आई यूरोप से? सामने आती ही जरी ने बरेरा को देखा तो हैरत से पूछा, फिर खुशी से गले मिली। बरेरा की हालत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। वालेकुम अस्सलाम ज़रताशा, मैं कुछ साल पहले ही वापस आई थी। ये तुम्हारी बेटियां हैं? बरेरा खुशी से इससे मिली और इन्हें अंदर आने का कहा, साथ ही बताया, जबकि हमदान, मिशी और ऋषि हैरानी से इन दोनों खवातीन को देख रही थी। नहीं, ये ऋषि की बेटियां हैं, इशाल शाह और मिशाल शाह, और ये मेरा बेटा है हमदान शाह। बच्चों इनसे मिलो, ये आपकी फुप्पो भी हैं और खाला भी। बरेरा, ये आजिब के मामू की बेटी है। ये आजिब के मामू की बेटी है। ज़रताशा ने इन सब का आपस में तारुफ करवाया तो सब खुशी से एक दूसरे को मिले। माशाल्लाह, बहुत प्यारा बेटा है आपका, और ऋषि की बेटियां बिल्कुल ऋषि जैसी हैं। बरीरा खुशी से मिली तो ऋषि मिशी मुस्कुरा दी। अस्सलाम वालेकुम। बरीरा ने इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया, तभी वहाँ नाजली आई और सबको सलाम किया। जरी से मिलने के बाद वो तीनों गले मिली। नाजली इनको अपने घर दिखा के बहुत खुश हुई थी। ये मेरी बेटी है नाजली। बरीरा ने अपनी बेटी का तारुफ कराया तो जरी मुस्कुरा कर उससे मिली। जरी को नाजली बहुत अच्छी लगी, मासूम सी, क्योंकि अभी उसे सिर्फ इसकी शक्ल ही देखी थी, हरकतें नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कुछ देर बाद बरीरा की मुलाजमत चाय और दीगर लज़्ज़ात की ट्राली लेकर आ गई तो नाजली ने सबको सर्व किया। तभी वहाँ हाजिक आ गया और सबको सलाम किया। उसको देखकर ईशी का मुंह खुल गया। वो बिल्कुल हीरो जैसा था, खूबसूरत, हैंडसम। ये मेरा बड़ा बेटा है हाजिक, अभी इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और इसने आर्मी ज्वाइन की है। और बेटा इनसे मिलो, ये रिश्ते में तुम्हारी खाला ही लगती हैं, आसिफ मामू की बीवी है ये। बरीरा ने हारिस का तारुफ करवाया तो वो भी सर को खम देता जरी से मिला, फिर हमदान से मिला। इस सारे अरसे में ईशी हारिस को हसरत से देखती रही क्योंकि वो आर्मी यूनिफॉर्म में था और इसका ऐसे देखना हमदान को एक आंख ना भाया। आप यहाँ? हाजिक हमदान से मिला तो हैरत से पूछा, आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? हाजिक के ऐसे पूछने पे बरीरा ने सवाल किया, हाँ जी, वो हाजिक और मैं ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो हेलो हाय थी। हमदान ने मुस्कुरा कर कहा तो सबने सर हिलाया। कुछ देर इधर उधर की बातें हुई, फिर इनको मंगनी की दावत देकर वो लोग रुखसत हुए। इस सारे अरसे में हमदान जल्द से जल्द ईशी को वहां से ले जाना चाहता था। सारे रास्ते हमदान का मूड ऑफ रहा और इसकी वजह ईशी थी जो आंखें फाड़े हारिस को घूर रही थी। हाय मिशी, नाजली कितनी मिसरी है ना, एक बार भी नहीं बताया इसका भाई आर्मी में है और इतना हैंडसम है। उफ। अगले दिन घर में सिहन डेकोरेट किया जा रहा था। ईशी मिशी छत पे बैठी चॉकलेट जूस पी रही थी जब ईशी जूस से जोश से बोली तो मिशी ने सर पकड़ा क्योंकि कल से ईशी ने यही रट लगा रखी थी। बस कर दो ईशी, चेक करो अपनी हरकतें, ऐसी कोई बात करता है किसी लड़के के बारे में? मिशी ने इसको टोकते हुए कहा तो ईशी ने नजरें घुमाई। हैं, तुम्हें क्या पता? वो यूनिफॉर्म में बिल्कुल हीरो जैसा लग रहा था। ईशी ख्यालों में खोई बोली तो मिशी ने सर झुकाया। सर झटका, भाई ये किस हीरो की बात हो रही है? हमदान छत पे आया और ईशी की बात सुनकर बोला, हासिक की। ईशी फौरन बोली और साथ ही अपनी गलती का एहसास होते ही जबान दांतों तले दबा ली और आंखें जोर से मींच ली। फिर थोड़ी सी आंखें खोलकर हमदान को देखा जिसका चेहरा संजीदा दिख रहा था। पहली वाली मुस्कुराहट और नरमी कहीं
नजर नहीं आ रही थी। मिशी भी लब चबाती इम्तिहान को देख रही थी। आज के बाद खबरदार जो तुमने ऐसी बात की तो। दान ने संजीदगी से कहा तो इशी ने आंखें खोलकर उसे देखा और मिशी दोबारा जूस पीने लगी। मैंने तो यही बोला कि वो बिल्कुल हीरो जैसा लग रहा था। इशी मुंह बनाकर बोली। तुमदान ने मुठ्ठियां भींची। उसे इशी की कल वाली बात याद आई कि वो फ्रंट सीट पर अपने हीरो के साथ बैठेगी। मैंने कह दिया ना, आज के बाद तुम ऐसी भी नहीं बोलोगी। हमदान ने संजीदगी से कहा। क्यों? इशी के सवाल करने पर हमदान ने आंखें बंद करके खुद को कुछ सख्त कहने से रोका और गुस्सा कंट्रोल करते गहरा सांस लिया। इशी पर बात पे बच्चों की तरह जिद क्यों करती हो? जब कहा है नहीं तो समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? हमदान बेबसी से बोला तो इशी को याद आया वो इससे नाराज है। करूंगी। और आप ना ये रोब जाके उस कुछ लगती सारा पे जमाए। मैं नहीं डरने वाली। इशी दोनों बाजू सीने पे बांधे मुंह फेर कर बोली। स्टॉप इट इशी, मेरा कोई तलक नहीं है सारा से, तो इसे फजूल में मत लाया करो। जब बात हमारी हो रही है तो इसका क्या काम दरमियान में? अब अगर तुमने कोई बात की तो। इमरान थोड़ा सख्ती से बोला तो इशी का दिमाग घूम गया। उससे पहले इमरान पे बहुत गुस्सा था। तो क्या करेंगे आप? मुझे भी रुलाएंगे जैसे मुन्नो आपी और खानी भाई को रुला रहे हैं? नहीं मानती आपकी बात। और मानो भी क्यों? किस हद से रोक रहे हैं आप? इशी भी बिगड़ कर बोली तो इशी जूस का घूंट मुंह में रखे ही उसे देखने लगी, जबकि हमदान भी हैरान हुआ। इशी ने पहली दफा ऐसे बात की थी। अच्छी लगती हो तुम मुझे, अभी से नहीं बहुत पहले से, और नहीं बर्दाश्त ऐसे किसी और का तुम जिक्र करो। आई समझ। अब अगर बात की तो। गुस्से में हमदान के मुंह में जो आया बोल गया, मगर जब इशी को देखा जो आंखें फाड़े मुंह खोले उसे देख रही थी और मिशी के मुंह से जूस फुहारे की सूरत बाहर निकला तो हमदान ने लब काटा और बालों में उंगलियां चलाने लगा। गलती का एहसास होती ही उसने खुद को कोसा कि यहाँ आया ही क्यों था। इससे पहले कि इशी कुछ बोलती हमदान जल्दी से नीचे चला गया। इशी मिशी ने हैरानगी से उसे जाते देखा, फिर एक दूसरे को। हमदान के लफ्ज इशी के दिमाग में हथौड़े तो बिल्कुल नहीं बजा रहे थे। वो हैरान थी कि हमदान भागा क्यों, क्योंकि वो हमदान के लफ्ज अभी भी किसी और वे में ले गई थी कि जैसे हमदान ने मुन्नो के लिए हमदान को रिजेक्ट किया तो उसे भी बहन समझ के बोल गया। हाय रे बेचारा हमारा हमदान, किथे जा मत्था लाया। शाह हाउस। आज मनाल की मंगनी थी। पूरे घर में गहमा गहमी थी। हर किसी को तैयारी की फिक्र थी। मेहमान आ चुके थे, बाकी सब तैयारियों में मसरूफ थे। मनाल की आंखें बार बार नम हो रही थी। हनान भी हर चीज से दूर भाग रहा था। इसको देख के अमान का दिल भी उदास था। जरार बहन की हालत से बाखूबी वाकिफ था, मगर खामोशी से सब देख रहा था। इशी को यकीन था कि जंबील ज़रूर इनकार कर देगा, इसीलिए वो अपने कारनामे पे खुश और रिलैक्स थी। अलबत्ता मिशी मैडम सब भूल भाल के नाजली के साथ डांस प्रैक्टिस में मसरूफ़ थी, जो सुबह से शाह हाउस आ चुकी थी, मगर अभी तक इसका और ईमान का सामना ना हुआ था। हमदान बेचारा सुबह से घन चक्कर बना हुआ था। हर काम का जिम्मा इसी का था। यार मिशी भाई की कॉल आ रही है, मगर यहाँ सिग्नल ही नहीं आ रहा है। मिशी और नाजरी डांस प्रैक्टिस कर रही थी जब 3-4 बार हारिस की कॉल आई, मगर सिग्नल इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाती। तुम ऐसा करो, बाहर जाके सुन लो। मिशी ने बेड पे बैठकर पाँव दबाते हुए कहा तो नाजली सर हिलाती मोबाइल लेकर बाहर चली गई। इमाम यार एक गिलास पानी तो ला दो। लाइटिंग करवाते हमदान ने ईमान से कहा जो मोबाइल में लगा था। जी भाई। हमदान के कहते ही ईमान ने मोबाइल जेब में डाला और अंदर चला गया। तुम रुक जाओ वहीं। नाजली जैसी ही सीढ़ियों से नीचे उतरी तो दरवाजे में उसे ईमान नजर आया, जो दरवाजे से 2 कदम आगे आके इधर उधर किसी घर की औरत को तलाश कर रहा था ताकि पानी मांग ले। क्योंकि अंदर खावतीन बैठी थी तो नाजली चीख के बोली। ईमान ने चौंक कर उसे देखा, मगर सामने अपनी अजली दुश्मन देखकर उसे झटका लगा। चोरी करने आए हो ना यहाँ? तुम तो शक्ल से ही मुझे 2 नंबर लगते हो। कभी कॉलेज में लड़कियां ताड़ रहे होते हो, कभी आइसक्रीम पार्लर के बाहर लोगों का नुकसान करते हो, और अब तौबा तौबा, शर्म नाम की कुछ चीज़ है तुम में? अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, मेहनत करके कमा लो ताकि ऐसे जलील ना होना पड़े। ईमान के बोलने से पहले ही नाजली का स्पीकर खुल गया। कानों को हाथ लगा के तौबा तौबा करती वो ईमान को अच्छा खासा धो गई, जबकि वो बेचारा बुद्ध बना इसकी बातें समझने की कोशिश कर रहा था। कौन सी चोरी? कहाँ की चोरी? ओह, किस चिड़िया
किस चिड़िया घर में भागी हुई बांदरी, मैं कोई चोर नहीं हूँ। नाजली की बातों ने ईमान का अच्छा खासा ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया था। वो भी इसी के अंदाज में बोली तो नाजरी ने आंखें छोटी करके गुस्से से उसे देखा। खुद को देखा है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अभी बताती हूँ, और हर चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं। जब पड़ेंगे ना पुलिस के छितर तो चीख चीख के बताओगे हाँ हाँ मैं चोर हूँ, मेरा बाप चोर है दादा। इससे पहले कि नाजरी आगे कुछ बोलती, ईमान ने सुर्ख अंगारा आंखों से उसे देखा और दबा के मुंह पे हाथ रख दिया। शट अप यू नॉनसेंस। ईमान ने दांत पीसते गरा के कहा तो नाजली का दिल कांपा। अब एक लफ्ज भी बोला तो छत से नीचे लटका दूंगा। बोलने वाली मशीन, तुम ना तुम्हारी बदतमीज होने के साथ साथ जंगली भी हो। हाथ हटाते ही ईमान मजीद गुस्से से बोला, जबकि नाजरीन अपना रुका हुआ सांस बहाल करने लगी। भाई आप यहाँ खड़े हैं, हिमदान भाई ने आपको पानी का बोला था। इससे पहले कि नाजरीन कोई जवाब देती, मिशी वहाँ आती बोली, हाँ मैं जा ही रहा था मगर एक काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। ईमान नाजली की तरफ देखता बोला तो नाजली ने गुस्से से उसे देखा। किधर है? मिशी इधर उधर देखती बोली तो ईमान ने आंखें सुखा कर देखा। क्या? ईमान ने पूछा तो मिशी सर पर हाथ मारती बोली, काली बिल्ली। मिशी के बोलते ही ईमान ने हंसी दबाकर नाजलीन को देखा। ये तुम्हारा भाई है? नाजली ने खुद ही बीच कूद कर पूछ लिया। ओह हाँ भाई, ये मेरी दोस्त है नाजली, और नाजली ये ईमान भाई है। मिशी ने तारुफ करवाया तो नाजली ने लब खुजाए और अपने लफ्ज पे उसे जी भर के शर्मिंदगी हुई, मगर उसने मुंह से कुछ ना बोला। तुम्हें पूरे कॉलेज में और कोई नहीं मिला था? ईमान ने बज़ेहर मुस्कुराते हुए मिशी से पूछा, मगर इसके लफ्ज में छुपा तंज नाजली ने बखूबी महसूस किया। क्या मतलब? मिशी ने नासमझी से पूछा। कुछ नहीं, पानी की बोतल ला दो। ईमान ने बात रफा दफा करते हुए कहा तो मिशी जी कहती चली गई और नाजरीन भी मुंह बनाती वहां से चली गई। साइको पीस, ईमान ने सर नफी में हिलाते हुए कहा, और तब तक मिशी पानी लेकर आ गई तो बोतल लेता बाहर चला गया। अरे जम्बील, तुम कहाँ? तुम यहाँ? शिजा जब मिनाल के घर के बाहर पहुंची तो जम्बील को गाड़ी पार करते देखा। जम्बील जिस लड़की को पसंद करता है वो शिजा है, मगर ये बात शिजा और जम्बील के अलावा कोई नहीं जानता। मिनाल इस लड़के के बारे में जानती है मगर ये नहीं जानती कि वो लड़का जम्बील है, और ना ही शिजा जानती है कि मिनाल के लिए जम्बील का रिश्ता आया है। आहा, मगर तुम यहाँ कैसे? दरवाजे के पास आती ही जम्बील ने इधर उधर देखते हुए पूछा। मेरी दोस्त की मंगनी है आज। शिजा ने इसके इधर उधर देखने पर उलझ के कहा। इसी जो गजरे मंगवाने के लिए किसी को ढूंढती बाहर आई। सामने शिजा और जम्बील को बातें करते देख के एक पौधे के पीछे छुप गई और सुनने की कोशिश करने लगी। ओह, तो तुम मनायल तुम्हारी दोस्त है, जम्बील ने समझाने वाले अंदाज में कहा। तो इसी ने आंखें फैलाई कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तभी एक आइडिया जहन में आया और तुक्का लगाने का सोच के सामने आई। अरे अस्सलाम वालेकुम शिजा आपी, आप आ गई? मन्नो आपी कब से आपका इंतजार कर रही हैं। इशी ने सामने आते कहा तो शिजा ने मुस्कुरा कर सलाम किया, जवाब दिया और बताया कि वो आने ही वाली थी अंदर। इनसे मिले आप, ये आपके जीजू जी हैं, मतलब मन्नो आपी के फैन सी। शिजा जैसी एक कदम चली, इशी की आवाज में इसकी समातों पे धमाका किया। वो झटके से मुड़ी और जम्बील को देखा जो मुंह खोले उसे ही देख रहा था। शिजा की आंखें बेख्तियार निम हुई और वो वापस जाने लगी थी जब हुमा की आवाज आई। अरे शिजा बेटा आ गई, अब जल्दी से चलो, मनो पाला नहीं जा रही कि तुम्हारे साथ जाएगी। हुमा के कहने पे शिजा जी अच्छा कहती न चाहते हुए भी अंदर की जाने बढ़ी। जो भी था वो अपनी दोस्त को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती थी। इसी भी हुमा के साथ अंदर चली गई जबकि जम्बील अभी तक बुत बना खड़ा था। शिजा वो जैसी अंदर दाखिल हुई, मुन्नो उसे देखकर खड़ी हो गई और इसके गले लगती ही फुट फुट कर रोने लगी। शिजा की भी आंखें नम हो गई मगर इस वक्त उसे सब्र से काम लेना था। उसने मुन्नो को खामोश करवाया और उसको लिए पाला चली गई क्योंकि टाइम बहुत कम था। अरे नाजली बेटा, आपकी मम्मा और भाई आए हैं। नाजली इशी मिशी तैयार हो रही थी जब ऋषि ने वहां आकर बताया। इशी का बाल बनता हाथ रुका और हारिस का सोच के इसके लब मुस्कुराने लगे। दिल में दुआएं करने लगी कि वो आज भी यूनिफॉर्म में हो, मगर मंगनी का फंक्शन सोच के उसे वो गार्ड लगा। अपने ख्यालों पे हंसते ही वो बेड पे बैठ गई। होश उसे मिशी के ब्रश मारने पे हुआ। आई क्या है जंगली? ख्यालों की दुनिया से निकल कर इशी बाजू सुलाती गुस्से से बोली। नाजली बाहर जा चुकी थी। कमरे में इस वक्त वही दोनों थी। ये
65 की हीरोइन की तरह ख्यालों ही ख्यालों में मुस्कुराना छोड़ो और मेरी कुर्ती की डोरियां बांधो। निशी कमर पर हाथ रखकर लड़ाका औरतों की तरह बोली तो ईशी ने बुरा सा मुंह बनाया और खड़ी होकर डोरियां बांधने लगी। इन दोनों ने लहंगा पहना था, सिल्वर कलर की कुर्ती के साथ मैरून कलर का लहंगा था जिसपे सिल्वर कलर का काम हुआ था। ऋषि के लाख मना करने के बावजूद दोनों ने लहंगे के साथ मैरून कलर की हील ही ली थी। नाजली ने भी लहंगा ही पहना था मगर इसकी कुर्ती स्किन कलर की थी और लहंगा ग्रीन कलर का। कुर्ती की डोरियां बांधती ही दोनों की नजरें सामने खुले मेकअप पे गईं तो एक नजर एक दूसरे को देखती दोनों ने शीशे की तरफ दौड़ लगा दी। एक दूसरे को हिराने के चक्कर में दोनों जल्दी जल्दी मेकअप करने लगी। तभी ऋषि कमरे में इन दोनों को बुलाने आई मगर सामने की हालत देख के बेहोश होते होते बची। मेकअप करने के चक्कर में दोनों ने शक्लों का बेड़ा गर्क कर लिया था। हाँ 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 हाँ। ऋषि बुत बनी खड़ी थी, उसे होश तो पीछे खड़ी नाजली का कहका सुनकर आई जो इशी मिशी को देखते हंस हंस के लुटपुट हो रही थी और इशी मिशी मासूमियत से आंखें टपटपाती इन दोनों को देख रही थी। ऋषि ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए नाजरीन को देखा और दांत पीसते हुए इशी मिशी को मुंह धोने का कहा। मैं नहीं धो रही, इतनी मेहनत से मेकअप किया है मैंने। मिशी ने माँ को गुस्सा देख कर मुंह धोने चली गई मगर ईशी ने ढीठ बनकर मुजाहरा करते हुए मुंह बनाकर कहा तो ऋषि ने नाजरी का ख्याल किए बगैर जूता उतार के सीधा ईशी की कमर पे दे मारा जिससे वो आई कती उछल गई और रोती सूरत बना के ऋषि को देखा जिसने आंखों से मुंह धोने का इशारा किया तो बुरे बुरे मुंह बनाती वो भी मुंह धोने चली गई। ऋषि ने करीब की पार्लर वाली को बुलाया था क्योंकि उसे अपने पीसेस का अच्छे से पता था। इनके मुंह धोने के आते ही ब्यूटिशियन भी आ गई तो ऋषि उसे हिदायत देती बाहर निकल गई और ब्यूटिशियन तेजी से काम में लग गई क्योंकि उसे इशी मिशी और नाजली तीनों को तैयार करना था। बाहर आती ही ऋषि को बेख्तियार आरिफ की शादी याद आ गई। वो भी ऐसे ही भूत बन गई थी और कितना तंग किया था रिया को। उसने बेबसी से सामान की तरफ देखा और नीचे आ गई। ब्यूटिशियन ने खूबसूरती से तीनों को तैयार किया और बालों की दरमियान से मांग निकाल के बिंदियां लगाई, बाकी बाल कर्ल करके खुले छोड़ दिया। वो तीनों बहुत प्यारी लग रही थी। पहले मैं उतरूंगी। मिशी हील पहन के कमरे से बाहर निकली और लहंगा संभालती इधर उधर डोलती सीढ़ियों तक पहुंची। जब जरार जल्दी में बाहर निकला और घड़ी बांधता हुआ सीढ़ियों तक आया मगर मिशी लहंगा फैलाए ट्रैफिक ब्लॉक किए खड़ी थी। जरार ने उसे बाजू से पकड़ कर साइड पे किया और नीचे उतरने लगा तो मिशी ने गुस्से से इसका बाजू पकड़ के रोक दिया और उससे एक सीढ़ी आगे उतरती हुई गुस्से से बोली नहीं पहले मैं। जरा ने भी इसको रोकते हुए वापस खींचा और इससे आगे गुजरते हुए बोला। ऐसे ही लड़ते लड़ते वो दोनों दरमियान में पहुंच चुके थे। नहीं तुमने सुना नहीं, लेडीज फर्स्ट। इसको पकड़ के रोकते हुए एक सीढ़ी उतर के बोली कुत्ता सामने देख के मेल फर्स्ट होता है, वैसे लेडीज हैं। जरार भी इसको रोक के आगे आता तंजिया बोला तो मिशी ने गुस्से से इसको पकड़ के रोक लिया और दोनों एक दूसरे को कोहनियों के पीछे धकेलते आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। 4 सीढ़ियां बच गई थी मगर लड़ना जरूरी था। दोनों को सीढ़ियों पर लड़ता देख के ऋषि ने सर पकड़ लिया। इसी खींचातानी में मिशी का पांव फिसला, वो गिरने लगी तो सहारे के लिए जरार का बाजू पकड़ा मगर बजाय उसको बचाने जरार भी इसके साथ जमीन पर गिरा और दोनों की चीख से शाह हाउस हिल गया। अंधे बचा नहीं सकते थे क्या? निशी कमर पे हाथ रखे बैठ के गुस्से से बोली। ओ मैडम, मैं आम इंसान हूँ, फिल्म का हीरो नहीं जो 80 किलो की बोरी को आराम से बाहों में भर लेता और उसे ऐसे खड़ा रहता जैसे रुई उठाई है। बाजू जमीन पे लगने से इसकी घड़ी टूट गई थी और दुख से अपनी घड़ी देख रहा था। जब मिशी की आवाज़ इसकी समातों से टकराई तो वो जल भुन के बोला तो मिशी ने मुंह बिगाड़ के उसे देखा और कमर सहलाती खड़ी हुई। जब नज़र हील पे पड़ी जो टूट गई थी, मिशी ने गम से अपने पाँव को देखा और फिर जरार को जो जमीन पे बैठा इसकी टूटी हील को देख के हंस रहा था। मिशी ने पाँव पटका और लंगड़ाती हुई वापस ऊपर चली गई। वाह मेरे मौला तेरी शान, पहले लोग हिकलाते थे अब अंधे हुए, अब लंगड़ाने भी हो गए। जरार आसमान की तरफ देखा, मसमूई दुख से बोला तो मिशी ने टूटी हील जोर से उसे मारी और तनफन करती ऊपर चली गई। जबकि इसकी हील कैच करके जरार ने जोरदार कहका लगाया और इसके कमरे में जाती दुख से अपनी घड़ी देखने लगा जबकि सुइयां जमीन पे पड़ी थी।
मिनाल को घर लाती ही शिजा स्टेज तक लाई थी। पीच कलर के शरारे में वो बहुत प्यारी लग रही थी। ब्यूटिशियन ने बहुत महारत से इसको तैयार किया था। शिजा भी डीप रेड कलर के लॉन्ग फ्रॉक में बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर आंखें दोनों की बार बार निम हो रही थी और दोनों ने बहाना बनाया था कि काजल कड़वा था। सारा भी वहाँ आ चुकी थी और नीली ब्लू कलर की मैक्सी में वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। एक कोने में खड़ा हनान दुख से मनाहल को देख रहा था, जो आज बिल्कुल परी लग रही थी। व्हाट रबिश। हाजिक कॉल सुनता सहन में आया, जहाँ सारा किसी से हंस के बात करते मुड़ी तो हाजिक के बाजू लगने से हाथ में पकड़ा कोक का गिलास छिलक गया, जिसकी वजह से कुछ कोक उसके बाजू पे गिरा तो वो गुस्से से बोली। सारा पे नजर जाती है हाजिक ने कान से मोबाइल हटाया तो हैरत से इस नाजुक सी लड़की को देखा जो उससे गुस्से से घूर रही थी। जी मुझे कुछ कहा? हाजिक ने अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछा। नहीं, ये आसपास वालों को कहा है, सारा ने तब कर कहा तो हाजिक ने बमुश्किल हंसी रोकी। ओह अच्छा, मुझे लगा मुझे कुछ कहा है आपने। दोबारा मोबाइल पे टॉपिंग करते हारिस ने मसरूफ से अंदाज में कहा तो सारा पाँव पटक कर अंदर चली गई। इसके मुड़ते ही हाजिक ने मुस्कुरा कर देखा। पागल, लब दांतों में दबाकर कहता वो आगे बढ़ गया। ला 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 ला। आखिरी बात शीशे में अपना मुकम्मल जायजा लेने के बाद इशी ने हील पहनी और एक बाजू पे दुपट्टा डालते हवा में लहराते वो झूमती हुई बाहर आई। इधर उधर देखते इसका ध्यान सीढ़ियों पे गया और वो ख्यालों में खोई हुई नीचे उतरने लगी। हाय कितना मज़ा आए, मैं सीढ़ियों से गिरने लगूं तो अचानक कोई मुझे बाजुओं से थाम ले, डर से मेरी आंखें बंद हो जाए। जब लहजती पलकें आहिस्ता से खोलूं तो सामने एक खूबसूरत सा हीरो खड़ा हो, जिसे देखते ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाएं और साथ ही लाइट बंद हो जाए। एक लाइट हाल में हम दोनों पे हो और बड़े बैकग्राउंड में हल्के म्यूजिक की सुरें सुनाई देने लगे। इसी सोच के मुस्कुराते हुए मटक के सीढ़ियाँ उतरने लगी और साथ ही आंखें बंद गई तो अचानक पाँव मुड़ गया और जैसी वो गिरने लगी तो किसी ने उसे थाम लिया। इसी को अपना ख्याल सच होता दिखाई दिया और दिल की धड़कन बढ़ने लगी। इसने मुस्कुराते हुए आंखें खोली। बेटा ठीक हो आप? सामने जरी से थामे खड़ी थी। इसी के सारे ख्वाब छंक करके टूट गया और संभल कर खड़े होते ही उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। वाह अरे इसी, हम जैसों के लिए कोई हीरो नहीं आ सकता। अव्वल तो हम सीढ़ियों से झूम के किसी फुलादी सीने वाले हीरो से बजाय डायरेक्ट टूटे फल की तरह जमीन पर धप से की आवाज से गिरती हैं। पूरा जिस्म कांच के गिलास के जमीन पे गिरने के बाद किच्ची होकर बिखरने की तरह हो जाता है, मगर अगले ही लम्हे मामा का जूता देख के रिवर्स गियर लगा है, हर हड्डी अपनी जगह फिट हो जाती है। या टॉम एंड जेरी की तरह रोड पे गिरने के बाद गाड़ी गुजरने से रोड के साथ चिपक जाती है, मगर अगले लम्हे खड़े होकर 2-4 बार नागन डांस करके जुड़ जाता है और दोबारा दोम कोई खैर ख्वाह चची मामी ताई बचा लेती हैं। दिल ही दिल में खुद को कोसते बुरे मुंह बनाती वो बाहर आई, जहाँ नाजली और मिशी गजरे पकड़े इसका इंतजार कर रही थी। उसको गजरे पकड़ाती वो तीनों इकट्ठी फंक्शन के लिए सजाए लॉन में दाखिल हुई। बादब बामलजा होशियार 3 अदद बोनियां महफिल में दाखिल हो चुकी हैं। जरार जो मुन्नों से कोई बात करके स्टेज से उतर रहा था, इशी मिशी और नाजरी को आता देख के जोर से बोला तो सब हंसने लगे। पास आते ही इशी ने टेबल पे पड़ा चम्मच उठा के इसके बाजू पे मारा और वो बेचारा हाई करके रह गया। हिनान बेटा यहाँ आओ स्टेज पर। सबके आने के बाद एहराम साहब ने हिनान से कहा तो वो हैरत से सबको देखने लगा। हमदान उसे देख के मुसलसल मुस्कुरा रहा था। अरे भाई बैठ जाओ। हिनान स्टेज पे गया तो एहराम साहब ने इसको मुन्नों के पास बैठने का कहा। वो हैरत से देखने लगा तो एहराम साहब ने इसके कंधे पे दबाव डाल के बिठाते हुए कहा। बड़े सब मुस्कुरा रहे थे जबकि बच्चे सब बुत बने कार्रवाई देख रहे थे, सिवाय हमदान के। जी तो सब मुतवज्जो हो। असल में आज मैं अपनी पोती मिनाल शाह की मंगनी अपने पोते हनान शाह से कर रहा हूँ। ये तमाम बच्चों के लिए सरप्राइज था और ये आइडिया मेरे बड़े पोते हमदान शाह ने दिया, तो हम सब बड़े इससे राजी नहीं थे कि बच्चे कहीं फैसला रद्द ना कर दें, तो इसने कहा कि आप बिना बताए मंगनी का ऐलान कर दें। अगर किसी को इतराज़ हुआ तो वो बता देगा, फिर भले आप मत करिएगा मंगनी।
हम सबको इसका आइडिया पसंद आया कि चलो इसी बहाने घर में कुछ रौनक भी लग जाएगी। और मुझे बहुत फ़ख्र है अपने बच्चों पे कि जब मैंने बिना बताए ऐलान किया तो बच्चों ने बगैर इतराज़ किए फ़ैसला मान लिया। ये तो ना पूछा कि किसके साथ मैं मंगनी कर रहा हूँ। मेरे बच्चों के इस एहतराम ने मुझे बहुत खुश किया और आज हनान और मिनाल की मंगनी कर रहा हूँ। उम्मीद है अब ये रिश्ता खुशियाँ भरा होगा। एहराम साहब मुस्कुरा कर ऐलान कर रहे थे, बड़े सब भी मुस्कुरा रहे थे, जबकि ईमान, हनान, इशी, मिशी, ज़रार सब मोहब्बत भरी नज़रों से हमदान को देख रहे थे, जिसने सबकी लाज रख ली थी और बिना किसी का दिल तोड़े या शर्मिंदा किए सारा मामला संभाल लिया था। शिजा हैरत से इशी को देख रही थी, जो जंबील से मन्नों की मंगनी का बोल रही थी, जबकि इशी अपनी ज़बान दराजी का सोच के पहलू बदल रही थी। एहराम साहब के कहने पे हनान और मिनाल होश में आए और हिचकिचाते हुए एक दूसरे को अंगूठी पहनाई तो तमाम लड़कों ने होटिंग की। तुमने हनान को नहीं बताया कि मन्नो नॉर्मल नहीं है? इशी के पास आते ही जंबील ने हैरान होने की एक्टिंग करते हुए पूछा तो इशी ने ज़बान दांतों तले दबा के गला तर्क किया। किसने कहा आपको ये? मैं तो नहीं जानती इस बारे में। इशी ने जंबील की आंखों में देखते कमाल महारत से अनजान बनने की एक्टिंग की तो जंबील आईब्रो झुकाकर उसे देखते सर हिलाने लगा तो इशी दांत दिखाती फौरन वहां से 9-2-11 हुई तो जंबील को इसकी सारी चाल समझ आई। क्यूट। जंबील इशी की सारी चालाकी समझ के बोला और मुस्कुराने लगा। तुम अब भी कहोगी कि मैं सबको रुलाता हूँ? इशी जैसे ही जंबील से बच के एक साइड पे आई तो हमदान इसके पास आते बोला। इशी एकदम उछली और खुद को जज्बाती होके बोलने पे जी भर के कोसा। हाँ। उसकी आंखों में देखते एक लफ्ज बोलते इशी वहाँ से भी खिसक गई तो हमदान दिल से मुस्कुराने लगा। थैंक यू सो मच ब्रो, यू आर द बेस्ट ब्रो आई इन द वर्ल्ड। हमदान इशी को देखकर मुस्कुराया था। जब हनान और ईमान इसके पास आए और दोनों इससे लिपट कर बोले तो हमदान मुस्कुराने लगा। इस एक हफ्ते में आपने बहुत रुलाया भाई। इससे अलग होते हमदान ने मुंह बनाकर शिकवा किया तो हमदान मुस्कुराने लगा। जितना तुमने बुजदिली का सबूत दिया इसके बदले इतनी सजा तो बनती थी। हमदान इसके बाल बिगाड़ता बोला तो हमदान दोबारा इसके गले लग गया। चलो पटाखे का मुकाबला करते हैं। आज जो लड़कियों हिम्मत है। तो खाना खाने के बाद मेहमान सब चले गए। एक कोने में तमाम बड़ों ने महफिल जमा ली। हाल में आते ही कारपेट पे बैठे ज़रार बोला तो इसके पीछे सोफे पे हमदान, हनान, खाजिक, जंबील और ईमान बैठे थे, जबकि दूसरी तरफ सोफे पे सारा, मिनाल और शिजा बैठ गई और इशी, मिशी और नाजली ज़रार के सामने कारपेट पर बैठ गई। बच्चों को महफिल जमाते देख के तमाम खवातीन ने भी इनके पास आते नश्तें संभाल ली। चलो शुरू करो। ज़रार ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए लड़कियों को दावत दी और सब बिना ढोलकी के ही शुरू हो गए। चिट्टे चावल दी पिच माहिया, मैं कुड़ी रेशम दी तू जंगला दा रिच माहिया। नाजली बाल कान के पीछे करके गला खिंगाती हुई बोली तो सबका फलक शफाफ कहका बुलंद हुआ। ईमान ने हैरान होकर उसे देखा तो नाजली ने नखरे से मुंह फेरा। कोई कुर्ता सवा छोड़ो, एक कुड़ी रेशम दी किसी रिच नाल ब्याह छोड़ो। ज़रार के जवाब पे सबकी हंसी का फुहारा फूटा, जबकि नाजली ने गुस्से से उसे देखा। ब्रीरा पक्की बात है ना, ये तुम्हारी ही बेटी है। पास से गुजरते आरिफ ने शरारत से कहा तो ब्रीरा शर्मिंदा सी मुस्कुराने लगी, क्योंकि नाजली इससे उलट थी। आरिफ की बात पे हुमा, जरी और ऋषि ने मुस्कुराहट दबाई। सब चढ़ गया टूटी ते, दिल मेरा इंज करदा चंड मारा तेरी बूथी ते। नाजली ज़रार को आंखें दिखाकर बोली तो तमाम खवातीन ने कहका लगाया। सब चढ़ गया टूटी ते, पहले जाके शीशा देख फिर चंड मारी मेरी बूथी ते। ज़रार उसी का टप्पा तोड़ मरोड़ के बोला तो तमाम लड़के वाह वाह करके उसे दाद देने लगे, जिसको सीने पे हाथ रख के उसने वसूल किया। कोई खेत इच आलू होंदे, 80 कुड़ियां विच वर्गा ते मुंडे जिवें बालू होंदे। 80 कुड़ियां चन वर्गा ते मुंडे विच जीवे भालू होंदे। तमाम लड़कों को फख्र से वाह वाह करते देख के इसी मैदान में कूदी। अब हंसने की बारी लड़कियों की थी। कोई खेत च आड़ू होंदे, 80 मुंडे चन वर्गे ते कुड़ियां जीवे तिनके झाड़ू दे। दूसरी तरफ से जवाब आया तो तमाम लड़कों ने कहका लगाया और ज़रार इनको ज़बान दिखाने लगा।
कोई थेली छलियां दी शक्ल तेरी इंज वर्गी जिन्हें कुक्कड़ मुसलियां दा। अब मिशी बोली तो लड़कियों ने 7 लड़कों का भी कहका बुलंद हुआ जबकि ज़रार ने मुंह बनाया। कोई चिट्टी वे कमीज होंदी तेरी शक्ल इंज वर्गी जिवें टीबी दी मरीज होंदी। ज़रार के जवाब पे साहब ने दोबारा कहका लगाया जबकि खवातीन सर पकड़ के बैठ गई कि कोई भी जगह हो इन्होंने लड़ना नहीं छोड़ना। अच्छा बस करो, बहुत हो गया शुगल, चलो जाके सब सो जाओ, रात बहुत हो रही है। इससे पहले कि मिशी कोई जवाब देती रिया ने रोक दिया और सबको उठने का कहा। इनको अब गूगल मत करने लग जाना, ये तमाम बोंगियां मासूम राइटिस की अपनी है। मुझे सॉन्ग और ये सब नहीं पसंद और ये बिना म्यूजिक के जस्ट पढ़ने की हद तक है। हमारे साथ पंगा बिल्कुल भी नहीं चंगा, बिकॉज वे आर ब्राउन मुंडे। सबके उठते ही ज़रार इशी मिशी और नाजरीन के पास आते ही कॉलर झाड़ कर बोला, कान ऐसे जैसे कढ़ाई के कुंडे और ख़ुद को कहते हैं ब्राउन मुंडे। मिशी ने आंखें फेरते तंजिया कहा तो पास से गुजरते ईमान और हिनान ने जोरदार कहका लगाया, डब्बे में डब्बा, डब्बे में कैलेंडर, तुम सब जंगली और ये तुम्हारी लीडर। ज़रा तीनों की तरफ देखते और आखिर में मिशी की तरफ इशारा करते बोला तो मिशी ने हाथ में पकड़ा आधा खाया लड्डू इसके मुंह पे मारा। जड़ाड़ के बच्चे मड़ो, तुम खुद हो गए जंगली प्लस बांडर। मुंह में लड्डू लिए मिशी चीख के बोली तो ज़रार के साथ साथ इशिन और नाजली का भी कहका बुलंद और वो सबको घूरती कमरे में चली गई।